गाइस वेलकम टू चैट जीज यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है साउंड पर। ये साउंड का सेकंड वीडियो होने वाला है। तो फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और फर्स्ट वीडियो देख कर आइए सो दैट आप इस वीडियो को ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। तो फर्स्ट वीडियो में जैसा कि हमने प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड क्या होता है, कैसे ट्रैवल करता है, इन सब बातों पर अमल किया था, यानी वो सब बातें हमने सीखी थी। तो आज हम ये सीखेंगे कि साउंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब बोलोगे सर कैरेक्टरिस्टिक्स इट मीन्स जैसे कि मान लो एक एनिमल, मान लो एक हाथी है। क्या है भाई? एक हाथी की बात करते हैं हम। तो हाथी के बारे में अगर मेरे को जानना है तो हम हाथी के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। आपने हाथी देखा होगा। हाथी क्या होता है सर? अगर मैं पूछूं क्या होता है तो आप बोलेगे सर हाथी की एक सूंड होती है, हाथी के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, बहुत बड़ा होता है। क्या होता है भाई? बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी भी होता है। तो वो सब क्या है? हाथी के कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैसे अगर हम शेर की बात करें तो शेर के भी अपने कैरेक्टरिस्टिक है। शेर जंगल का राजा है। शेर नॉनवेज खाता है, नॉन वेजिटेरियन है, कार्निवोर्स एनिमल है। तो उसी तरह से साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना कि साउंड कैसा है, कैसा दिखता होगा साउंड, क्या क्या खाता होगा साउंड, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग जानने वाले कि साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो सबसे पहले जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो 4 है। एक है आपका एम्पलीट्यूड, दूसरा है टाइम पीरियड, तीसरा है वेवलेंथ और चौथा है क्या? फ्रीक्वेंसी। क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी है। अब जैसा कि ये जो हम जानते हैं कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, चलिए एक ऊपर में भी बना लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कंप्रेशन क्या होता है, जहाँ पे एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे एयर के पार्टिकल क्लोज हो गए, फिर यहाँ पे पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर दूर गए, फिर यहाँ पे पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए। और रेयर फ्रैक्शन ऐसा रीजन होता है जहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं। और फिर यहाँ पे वापस कंप्रेशन में क्या होते हैं, एयर के पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं, फिर से रेयर फ्रैक्शन में एयर के पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं। और ये कॉमन होता है। ये एक कंप्रेशन वाला रीजन है, ये एक काइंड ऑफ यू कैन से रेयरफ्रैक्शन वाला रीजन है, ये है फिर से कंप्रेशन वाला रीजन। कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, सिंपल सा बात। तो ये चीज़ तो आपको पता है। ये वेव भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ये वेव जैसे कि अगर मान लीजिए डेंसिटी ऑफ एयर की बात की जाए, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स की बात की जाए, यहाँ पे डेंसिटी किसकी बात की जाए? डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसी ग्राफ से हम ये सारी चीज़ें को कवर कर रहे होंगे, सिर्फ इस ग्राफ से। देखो कैसे। अब जैसे कि हमने जाना कि ये जो है, ये जो अपर मोस्ट पार्ट होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा क्या होती है, डेंसिटी होती है एयर पार्टिकल की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं। और जहाँ पे कम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेयरफ्रैक्शन बोलते हैं। इतना तो क्लियर था। यानी कि जो साउंड का, जो साउंड के जो पार्टिकल्स है, जो एयर में जो पार्टिकल्स है, वो क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम वो अपने, मान लीजिए ये यहाँ पर क्या है, एक मीन पोजिशन है, मीन पोजिशन से मैक्सिमम इतनी दूर जा रहे थे और फिर वापस आ रहे थे, फिर वापस थोड़े से। अब देखो, जब बस में हम लोग चल रहे होते हैं, एक चीज़ बताओ, जब हम लोग बस में थे पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं, बस में जाना हो तो पिछला लेक्चर देखिए। तो जब हम लोग बस में थे तो हमें क्या, पीछे जब ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो हम लोग आगे तक गए थे। जैसे हम लोग आगे तक गए, फिर थोड़े से पीछे आते तो हम थोड़ा सा ज़्यादा पीछे आ जाते हैं, और उसके बाद फिर अपने मीन पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो साउंड के पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, एक बार वो आगे की तरफ जाते हैं, फिर दोबारा से पीछे, और फिर अपने मीन पोजीशन पर आते हैं। तो ये जो मैक्सिमम आगे तक जाते हैं, ये जो मैक्सिमम आगे तक जा रहे हैं, यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पार्टिकल्स? जितना ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे पार्टिकल कितना डिस्प्लेस कर रहा होगा, इतना। इस पॉइंट पर पार्टिकल कितना डिस्प्लेस कर रहा होगा, इतना। इस पॉइंट पर इतना। तो ये सारे पॉइंट्स पर जो जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है पार्टिकल की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? एम्पलीट्यूड। उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। यहाँ पर हमारा मीन पोजीशन क्या है? ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस ही हमारा क्या है? मीन पोजीशन है। क्या है भाई? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से जितना भी आप डिस्प्लेस कर रहे होगे आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। चलिए इसको, इसका डेफिनेशन लिखिए। चलिए एम्पलीट्यूड को लिखते हैं द डिस्प्लेसमेंट बाय द particles, the displacement by the particles or the distance covered by the particles is called, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यही एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे भाई? इसी को हम लोग क्या बोल रहे होंगे? एम्पलीट्यूड। समझ आ गया? समझ आ रहा होगा ये वाली चीज कि जो द डिस्प्लेसमेंट
बाय द पार्टिकल, इन पार्टिकल के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट कराया गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एम्पलीट्यूड बोल रहे होते हैं। क्लियर हो रहा होगा ये बात कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। और यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं भाई यहाँ पे, मैक्सिमम, यानी जहां पर हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है उस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और जहां पर सबसे कम होता है यानी इस वाले रीजन पर, यानी अपने मीन मतलब मीन पर जो सबसे कम वाला रीजन होता है, जहां पर सबसे, जहां पर रेयरफ्रैक्शन रीजन बोलते हैं, जहां पे एयर डेंसिटी भी बहुत ज्यादा कम होती है, उस वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रॉ। ट्रॉ की स्पेलिंग शायद यही है, हाँ, ट्रॉ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रॉ बोलते हैं, TROUG है, सॉरी, TROG है, ट्रॉक बोलते हैं इसको। इसको आप ट्रॉक बोलो, इसको आप ट्रक बोलो, जो बोलो, बट यही होगा, जो भी बोलो यही होने वाला है, ट्रॉक। ट्रॉक क्या होता है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, सबसे ज्यादा क्या होती है, लोएस्ट होती है। ट्रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, द एरिया ऑफ द लोएस्ट डिस्प्लेसमेंट, रीजन ऑफ द लोएस्ट एम्पलीट्यूड भी हम लोग बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे भाई, रीजन ऑफ लोएस्ट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा कम होती है। क्रस्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रीजन ऑफ हाईएस्ट, ठीक है, HIGHEST, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाला रीजन। सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। सबसे कम एम्पलीट्यूड वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉक बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अगर आप अगर आप एम्पलीट्यूड के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यहाँ पर आप इसका भी डेफिनेशन ये लिख सकते हो, यानी आप कंप्रेशन का भी डिफरेंशियल ये लिख सकते हो, द एरिया ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड कंप्रेशन और द एरिया ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड इज रेयरफ्रैक्शन। तो कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन का भी आप नया डेफिनेशन लिख सकते हो, द एरिया ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज कंप्रेशन, द एरिया ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड इज रेयरफ्रैक्शन। क्लियर हो रहा होगा बात। चलिए, अब जो हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको मैंने मिटा दिया था उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये क्या है भाई, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड बेसिकली क्या है हमारा, इट इज द टाइम टेकन बाय द particle to move forward and backward, यानी पूरा आगे तक जाने और पूरा वापस आने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। पूरा आगे जाने, पूरा वापस आने, टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड कम्स टू इट्स मीन पोजीशन। कहाँ पर आएगा, अपने मीन पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्लियर हो रहा होगा। चलिए, अब हम अपने तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं। टाइम पीरियड यानी कि ये देखिए, पार्टिकल यहाँ पे था, ये इतना आगे गया, इतना पीछे और फिर वापस यहीं पर आ गया। क्या हुआ, इतना आगे गया, इतना पीछे फिर वापस यहीं पर आ गया। तो ये करने में उसको जितना टाइम लगता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, टाइम पीरियड। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए, अब अपना हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसको जानते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, वो है, उसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। क्या है भाई, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, द लेंथ ऑफ वन वेव। वन वेव कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा एक, यानी ये पूरा एक क्रस्ट और ये एक पूरा ट्रफ। ये पूरा एक क्रस्ट का जो एकदम टॉप तक गया और फिर एक पूरा ट्रफ। तो इस वाले रीजन को, ये वाला पूरा यहाँ तक, इस पॉइंट ए से हम बोल सकते हैं, इस पॉइंट ए से लेकर ये जो सेकंड पॉइंट बी तक, इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक ये जो पूरा लेंथ होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। इसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। वेवलेंथ इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ वन वेव। व्हाट इज दिस, द लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ठीक है, यानी एक वेवलेंथ, यानी एक वेव का जो लेंथ होगा, यानी इस एक वेव का यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक,
यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ, इसके पूरे लेंथ को हम लोग क्या कह रहे होंगे, वेवलेंथ कह रहे होंगे। सिंपल सा बात है, क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, सॉरी चौथे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, जिसे हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी के नाम से। क्या है नाम उसका? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये कहता है, जैसे कि मान लो ये वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ है ये। अब मैंने मान लो एक सेकंड में पांच वेव्स ऐसे भेजे, ये एक वेव का लेंथ को वेवलेंथ बोलते, तो हम लोग जान गए ये पूरा क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक वेव है। देखो इधर ध्यान से देखो, जैसे ही हम लोग जान गए ये पूरा क्या है, एक वेव है, ये पूरा क्या है, एक वेव है। तो एक वेव, नंबर ऑफ वेव्स इन अ सेकेंड, फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, अगर आप एक सेकंड में जितने वेव्स निकाल पा रहे हो, आप एक सेकंड में जितने वेव्स बन रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे भाई? फ्रीक्वेंसी। इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। क्या कहेंगे भाई इसके? नंबर ऑफ वेव्स इन अ सेकेंड। सिंपली लिख लीजिए, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ सेकेंड, यानी एक सेकेंड में जितने वेव्स होंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, पेन पेपर लेकर बैठिएगा, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, आगे काम आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को जान गए तो मेजर हमारा साउंड का कैरेक्टरिस्टिक को तो हमने डील कर लिया। अब इसी पर बेस बहुत सारी चीज, अब इसी पर बेस कुछ चीजें हमने पढ़नी है। क्या पढ़नी है? कुछ चीजें पढ़नी है। फ्रीक्वेंसी समझ गए। एक और चीज, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो तो ये होगा, नंबर ऑफ वेव्स, यानी नंबर ऑफ वेव्स जो होता है, जिसे हम लोग 1/this लिख सकते हैं, जिसको हम, यानी अगर हम लोग वेवलेंथ को 1/वेवलेंथ कर दे तो ये हमारा आता है वेव नंबर। क्या आता है? वेव नंबर, 1/वेवलेंथ। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होता है उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्डा। ओके, लैम्डा। और ये 1/लैम्डा जो होता है उसको वेव नंबर बोलते हैं। तो सिंपली हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन अ सेकेंड, यानी 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड, यही फॉर्मूला किसका होता है? फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड, यानी आप नंबर ऑफ वेव लिखो और बाय 1 सेकेंड लिखो। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, 1/t। अब 1/t टाइम का ऐसा यूनिट हम लोग जानते हैं क्या है? सेकेंड है। 1 तो 1/सेकेंड, तो इस अकॉर्डिंग इसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? s-1, या पर सेकेंड, या 1/सेकेंड होना चाहिए। इसका ऐसा यूनिट 1/सेकेंड होना चाहिए, SI यूनिट। इसका ऐसा यूनिट कितना होना चाहिए? 1/सेकेंड होना चाहिए। बट एक्चुअल में इसका ऐसा यूनिट है हर्ट्स। इसका ऐसा यूनिट क्या है? हर्ट्स। अब ये हर्ट्स क्यों है? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, उनके सरनेम पर ये हर्ट्स रखा गया, क्योंकि उन्होंने इस फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट को समझाया था। उन्होंने इस फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को समझाया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर क्या रखा गया? हर्ट्स रखा गया। क्लियर हो रहा होगा बात? फ्रीक्वेंसी समझ लिया, वेवलेंथ समझ लिया, एम्पलीट्यूड समझ लिया। एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। वेवलेंथ क्या होता है? एक वेव का जो लेंथ होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेवलेंथ बोलते हैं। क्लियर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आप पर सेकंड कितने वेव्स प्रोड्यूस करा पा रहे हो। आपने ज्यादा वेव्स प्रोड्यूस करा, आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। आप कम वेव्स प्रोड्यूस कराएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी कम। सिंपल सा बात है। ये चीज क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस एंड पिच जो कि हमारा अगला टॉपिक है। चलिए आते हैं लाउडनेस, तो बढ़ते हैं लाउडनेस की तरफ। लाउडनेस क्या होता है? जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आज हम लोग पढ़ेंगे लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? आज हम लोग पढ़ेंगे लाउडनेस ऑफ साउंड। और फिर मैंने क्या बोला? आज हम लोग पढ़ेंगे लाउडनेस ऑफ साउंड। ये दोनों में फर्क है या नहीं? एक बात बताओ, यानी कि बताओ, यहाँ पर मान लीजिए जो मैंने एकदम धीरे से बोला, तो उसमें क्या हुआ? यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे, और एयर में जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा डिस्प्लेस कब कर रहे होंगे? फॉर एग्जांपल, एयर के पार्टिकल्स जो होंगे वो ज़्यादा डिस्प्लेस कब कर रहे होंगे? जब मैं ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगा, तब पार्टिकल ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहे होंगे, और ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहे होंगे तो लाउडनेस भी बढ़ गया। यानी लाउडनेस क्या है? एक प्रॉपर्टी है बेसिकली, वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो साउंड की एक प्रॉपर्टी है लाउडनेस। ठीक है,
तो एक बात बताओ, जब मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ भाई, जब मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ तब लाउडनेस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। लाउडनेस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा डिस्प्लेस किया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग क्या इसको, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, एम्पलीट्यूड के नाम से। क्या जानते हैं, एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, यानी पार्टिकल्स अगर ज़्यादा डिस्प्लेस कर जाएगा, पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा, क्या उसका लाउडनेस उतना ज़्यादा होगा? सोच के बताओ, सोचो क्या हो सकता है। हाँ, ये चीज़ होगा। एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, लाउडनेस भी उतना ज़्यादा होगा। लाउडनेस इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी वो क्या है, काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है जो साउंड में हम लोग को देखने मिलता है। साउंड में मेरे को सुनने मिलता है, नॉट देखने। मेरे को क्या मिलता है, सुनने मिलता है। जैसे कि अगर आप घर पे क्या कर रहे हो, टीवी को क्या कर रहे हो, टीवी को कम साउंड पे चला रहे हो, टीवी में मान लीजिए, या घर पे आपका स्पीकर है उसका कम वॉल्यूम पे सुन रहे हो, और आप एक डीजे के पास गए, डीजे का जो स्पीकर है वो ऐसे 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 एकदम धप 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 एकदम बीट कर रहा है, तो वहाँ पे स्पीकर क्या हो रहा है, ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है अपने मेन पोजीशन से। तो ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है किस कारण से, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड क्या है, बड़ा हुआ है। एम्पलीट्यूड किस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, लाउडनेस पर। ये चीज़ समझ आ गया होगा लाउडनेस क्या होता है। एंड सेकंड जो मेरे को इस प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है पिच। अब देखिए पिच क्या है, हम लोग फ्रीक्वेंसी जाने थे कि नंबर ऑफ वेव्स, क्या जाना था हमने, नंबर ऑफ वेव्स इन अ सेकंड को हमने क्या जाना था, फ्रीक्वेंसी जाना था, फ्रीक्वेंसी जाना था। इसी को कहते हैं भाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वेव, जितने ज़्यादा वेव्स, 5 वेव्स एक सेकंड में भेजोगे तो 5 हर्ट्ज, 10 वेव एक सेकंड में भेजोगे तो 10 हर्ट्ज। ठीक है, तो पिच को जानते हैं। पिच को हम लोग एज ए डिफाइन करते हैं श्रिलनेस ऑफ साउंड। क्या बोलते हैं इसको, श्रिलनेस ऑफ साउंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा जो वॉइस होता है, जो मेल वॉइस होता है वो हाई पिच्ड वॉइस होता है, और जो फीमेल वॉइस होता है वो क्या होता है, लो पिच वॉइस होता है। तो अगर मान लीजिए आपके पापा बोलेंगे कि टीवी का, जिसमें आप गाने सुन रहे थे कुछ देर पहले, आपके पापा बोलेंगे टीवी का वॉल्यूम कम करो, स्पीकर का वॉल्यूम कम करो, और मम्मी क्या बोलेगी, टीवी का वॉल्यूम कम करो, इस तरह से बोलेगी। तो दोनों के वॉइसेस में क्या है, फर्क है। तो श्रिलनेस क्या होता है, श्रिलनेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो जिस वॉइस का जो श्रिलनेस होगा, जो वॉइस जितना ज़्यादा डीप होगा उसकी पिच क्या होगी, उतनी ज़्यादा हाई होगी। जो वॉइस, जैसे मेल वॉइस डीप होता है, फीमेल वॉइस उतना डीप नहीं होता है, तो उसकी श्रिलनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जैसे कि मान लो आपके कान के पास आके अगर कोई मक्खी भिनभिनाए तो वो क्या लगता है, उसकी वॉइस कैसी है बताओ, वो हाई पिच वॉइस है या लो पिच वॉइस है, लो पिच वॉइस है। लेकिन अगर एक हाथी बोल रहा है, हाथी इन मीन्स वो अपनी सूंड से साउंड निकाल रहा है, बोलता तो नहीं है, तो साउंड निकाल रहा है हाथी, तो उसकी वॉइस किस तरह की है भाई, उसकी वॉइस है हाई पिच वाली। ठीक है, तो जो लो पिच्ड वॉइस होती है, ठीक है, जो लो पिच वॉइस होगी वो क्या होगी, ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। ठीक है, काई काई वाली आवाज़ आती है। और जो हाई पिच वॉइस होगी, डीप वॉइस होगी, वो ठीक है, स्टेबल है। ठीक है, तो ये क्वालिटी मतलब साउंड के क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज, मतलब बेसिकली लाउडनेस जान गए, पिच जान गए। और एक तीसरी चीज जो आपको पढ़नी है सिलेबस में जो है वो है क्वालिटी। क्या है, क्वालिटी ऑफ साउंड। मान लीजिए एक गाना है, ठीक है, कोई भी एक गाना लेते हैं, ठीक, तो जैसे एक गाना है उसको अगर मान लीजिए अरिजीत सिंह ने गाया, कोई एक गाना है उसको मान लीजिए अरिजीत सिंह ने गाया, सेम लाउडनेस पर और सेम पिच पर मैंने भी गाया, तो आवाज़ किसका बढ़िया होगा, ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह का आवाज़ क्या होगा, बढ़िया होगा। वो गाएगा केसरिया तेरा इश्क है पिया, इस तरह से काफ़ी अच्छे आवाज़ में गाएगा। अब मेरा आवाज़ एकदम बेकार। ठीक है, तो क्या होता है, लाउडनेस और पिच इनफैक्ट अगर सेम भी हो, लाउडनेस भी सेम हो भाई, पिच भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी आप वॉइसेस में क्या किस कारण से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, वो प्रॉपर्टी है क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, वॉइसेस में आप किस तरह से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, जैसे ए.आर. रहमान की आवाज़ अलग है, ठीक है, अरिजीत सिंह की आवाज़ अलग है, अलग अलग सिंगर्स की अलग अलग आवाज़ है। ठीक है, इनफैक्ट अगर वो लोग सेम लाउडनेस पर, सेम पिच पर भी गाएं, सेम फ्रीक्वेंसी पर गाएं, तो भी क्या होगा, आवाज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है। हम लोग पता कर लेते हैं ना कि हाँ ये वाली इसकी आवाज़ है, ये वाली इसकी आवाज़ है, ये जुबिन नौटियाल की आवाज़। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है
कि सेम होने पर भी जिस तरह से आप सुनकर डिस्टिंग्विश कर देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड। और क्वालिटी ऑफ साउंड अगर अच्छा होगा तो आपको सुनने में भी मज़ा आएगा, क्वालिटी ऑफ साउंड खराब होगा तो आपको सुनने में मज़ा नहीं आएगा। तो जब क्वालिटी ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा बिगड़ता है तब वो नॉइज़ बन जाता है, तब वो क्या हो जाता है, आपके लिए अनवांटेड साउंड हो जाता है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट हो जाता है जो कि हमारा क्या है, नॉइज़। ठीक है, चलिए नॉइज़ को जानते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं नॉइज़ को, नॉइज़ को समझते हैं। नॉइज़ इज नथिंग बट अ बेसिकली अनवांटेड साउंड। क्या है, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड एज नॉइज। ठीक है, नॉइज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी एक तरह का साउंड ही है बट ये अनवांटेड है, ये मुझे पसंद नहीं है, सिंपल सी बात है, मुझे पसंद नहीं, किसी और को पसंद हो सकता है। अब तुम्हें ये तो अब देखो जैसे कि कार्स की साउंड, कार के जो हॉर्न होते हैं या ट्रक के हॉर्न होते हैं और बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बजते रहेंगे तो तुम्हें क्या होगा, इरिटेटिंग होगा, तुम इरिटेट हो जाओगे वो सुन के, भले किसी और को मज़ा आ रहा है। ठीक है, किसी और को बड़ा मज़ा आ रहा होगा हॉर्न बजाने में। ठीक है, तो अनवांटेड साउंड जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। और नॉइज कब फॉर्म होता है, जब क्वालिटी ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा गिर जाता है। इनफैक्ट ऑफ सेम लाउडनेस सेम पिच बट क्वालिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं, सिंपल सी बात है। और जब यही अनवांटेड साउंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होकर आपको कोई हेल्थ इशू प्रोवाइड कराए, प्रोवाइड नहीं, हेल्थ इशू दे दे, ठीक है, हेल्थ इशू दे दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन। और ये जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। और उसके कारण आपको हेल्थ हजार्ड्स भी हो सकते हैं, उसके कारण आपको क्या होते हैं, हेल्थ हजार्ड। तो नॉइज पोल्यूशन हमने जान लिया, नॉइज पोल्यूशन यानी बहुत ज़्यादा साउंड सुनना, बहुत ज़्यादा अनवांटेड साउंड्स। ठीक है, लिख लीजिए इसको, क्रिएशन ऑफ अनवांटेड साउंड्स कॉल्ड एज नॉइज। और सिंपल दूसरा भी है, पोल्यूशन सिंपली कॉज्ड ड्यू टू नॉइज। पोल्यूशन जो भी काइंड ऑफ पोल्यूशन जो नॉइज के कारण क्रिएट होता है, कॉज ड्यू टू नॉइज, इज कॉल्ड एज नॉइज पोल्यूशन। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही होगी बातें। तो नॉइज हमने जान लिया। अब नॉइज के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है उसको जानते हैं। अब नॉइज किसको हम लोग बोलते हैं, नॉइज के कुछ बेसिक एग्जांपल जैसे कि हॉर्न का साउंड, लाउड स्पीकर का साउंड। ठीक है, आस पड़ोस में कोई एकदम गाना बजा के नाच रहा है, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है, तो आपके लिए वो नॉइज़ हो सकता है बट उसके लिए वो साउंड ही है, उसके लिए एक गाना ही है जिसपे वो इन्जॉय कर रहा है, बट आपके लिए वो नॉइज़ हो सकता है। तो नॉइज़ बेसिकली किसी भी साउंड को हम लोग एज अ नॉइज़ नहीं बोल सकते, डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव से। बट एक सर्टेन डेसिबल, एक सर्टेन एम्पलीट्यूड से जब ज़्यादा बढ़ जाता है, एक सर्टेन लाउडनेस पर बढ़ जाता है, तब उसको हम लोग नॉइज़ ठहरा सकते हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉइज़ कह सकते हैं। तो किसी के लिए कोई साउंड अगर अनवांटेड है तो किसी के लिए वो साउंड वांटेड भी हो सकता है, यानी वो साउंड किसी के लिए ज़रूरी हो सकता है तो किसी के लिए ना ज़रूरी हो सकता है। ठीक है, तो हॉर्न्स के साउंड हो गए, लाउड स्पीकर के साउंड हो गए, ये सब क्या है, नॉइज़ के एग्जाम्पल्स हैं, मेजर एग्जाम्पल। अब इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। पहला तो हेयरिंग लॉस, क्या होगा भाई, हेयरिंग लॉस, एकदम बहरे हो जाओगे, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। हार्ट रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं, ठीक है, इशू हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड इशू होंगे। ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है अगर बहुत ज़्यादा अगर साउंड सुनते रहोगे, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स पर अगर साउंड सुन रहे हो या बहुत ज़्यादा नॉइज़ कहीं हो रहा है तो आप इरिटेशन, तो क्या हो सकता है, बीपी आपका बढ़ सकता है। फिर उसके साथ साथ इरिटेट हो जाओगे बहुत ज़्यादा, अगर कोई अनवांटेडली कहीं पर गाना बज रहा है तो आप इरिटेट भी हो जाते हैं। उसके बाद क्या हो, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इरिटेट हो सकती है, इससे आपको हेडेक भी हो सकता है। तो ये सारे क्या है हेल्थ हजार्ड्स कॉज ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। लिख लीजिएगा इसको, क्या है भाई, हेल्थ हजार्ड ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के कारण जो जो हेल्थ हजार्ड्स होते हैं वो यही है। ठीक है,
अब यहाँ पर हमारा ये साउंड चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।